चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी का मोस्टली पार्ट खत्म हो गया था, थोड़ा सा रह गया है। दो चीजें हैं, एक है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर और दूसरा है डिप्रेशन इन बीम। छोटा सा टॉपिक है, दो चीजें और पढ़ते हैं। अब इसके बाद सरफेस टेंशन हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, टॉर्शन टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। टॉर्शन का मतलब होता है मरोड़ना। मरोड़ना यानी ट्विस्ट करना किसी सिलेंडर को, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसे, जैसे मान लीजिए ये छत से ऐसे इसको रॉड को हमने फिक्स कर दिया और इसको ऐसे पकड़ के घुमाया जाए इस तरह से, ऐसे। तो इसको जो ट्विस्ट करते हैं, उसको ट्विस्ट करने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत होगी। जैसे अभी तक हमने एक तार को खींचा था, तो तार को खींचने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, एफ इक्वल्स टू के एक्स। एफ इक्वल्स टू के एक्स। इसी तरह से इसे हम मरोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे। तो इसको ट्विस्ट करने के लिए हमको कितने टॉर्क की जरूरत होगी ये देखेंगे। और यहाँ पे दो चीजें हम समझेंगे, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट और दूसरा एंगल ऑफ शियर। ये क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे ये एक सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा है, और ये ऊपर का पार्ट इसका फिक्स्ड है। ध्यान रखिए, ऊपर का पार्ट फिक्स्ड है, ठीक है। ये इसके सेंटर से इसके सेंटर को कनेक्ट करने वाली ये लाइन, ठीक है। और इसमें ये इसकी रेडियस है और ये ऊपर वाले की रेडियस है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का सेक्शन आ गया। ऊपर का ये जो पार्ट है ये फिक्स्ड है। नीचे ऐसे पकड़ के मरोड़ रहा हूं मैं। तो ऐसे पकड़ के जब हम इसको मरोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे ऐसे, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ये लाइन इधर पहुंच जाएगी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, या इसे ऊपर वाले को ए डैश कह देते हैं, ए डैश। ये पॉइंट ए है और इधर खिसक के ये बी पे पहुंच गया। ए से बी ऐसे मरोड़ेंगे ना, ऐसे। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये विजिबल हो रहा हो आपको। ये एंगल को मैं थीटा लिख रहा हूँ। ये अंदर वाला, जगह नहीं तो मैंने बाहर लिख दिया। और ये जब मरोड़ेंगे तो ये जो लाइन है ना, ए डैश ए वाली लाइन, ये लाइन ऐसे हो गई, ये वाली ए डैश बी हो गई। तो इन दोनों की ये जो एंगल है, इस एंगल को फाई लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल को फाई। सिलेंडर की जो लेंथ है, ये ये लेंथ एल है और इसकी जो रेडियस है, दैट रेडियस इज आर। तो सबसे पहले तो थीटा और फाई इनको बोलते क्या है ये समझो। तो जब हम इसे मरोड़ रहे हैं ना, ऐसे करके मरोड़ रहे हैं इस तरह से, तो ये थीटा एंगल से हमने इसे ट्विस्ट कर दिया, थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया ऐसे। तो जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं, ये ए पॉइंट बी की जगह पे आ गया। ए पॉइंट बी की जगह पे आ गया। और ये जो लाइन है ए डैश ए, ये लाइन अब ए डैश बी की जगह पे आ गई। तो ये जो लाइन यहाँ पे मुड़ गई, ये एंगल फाई, ये फाई को तो बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। और जो थीटा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जो फाई है इसे कहते हैं एंगल ऑफ शियर। पीछे पढ़ाया था शियर स्ट्रेस, वही है एंगल ऑफ शियर। अब ये थीटा और फाई कैसे रिलेटेड है, इस पे क्वेश्चन अभी बने तो आप ध्यान से देखें। ये एक सर्किल है, ये सर्किल है। तो सर्किल में ये जो ए बी आप देख रहे हैं, ये ए बी, ये आर्क है। तो ये जो आर्क ए बी है,
इसे अगर इसकी रेडियस r है, ये वाली जो रेडियस है दिस इज r, ये r, तो आर्क ए बी को मैं r इंटू थीटा लिख सकता हूँ। देखो ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है और ये आर्क है ये वाला, ठीक है। तो आर्क ए बी इक्वल्स टू आर थीटा, और ये यहाँ सेंटर माना है तब ये लिया हमने, और ये रेडियस ली। अगर सेंटर ए डैश को मान लिया जाए, किसे, ए डैश को, तो ये जो लंबाई है ना लेंथ एल, ये रेडियस बन जाएगी और ये फाई एंगल बन जाएगा। तो इसे भी हम एल इंटू फाई कह सकते हैं। आप ध्यान से समझे, इसे सेंटर मान लिया तो ये आर्क बन जाएगा और ये एल जो है वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा। तो एल फाई, आर्क ए बी इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा ये है और आर ये है, और फाई ये है, ये लेंथ एल है, ठीक है। तो एल फाई, तो ये जो फाई है ये अक्सर हमें निकालने को कहा जाता है। तो यहाँ फाई को, जो कि एंगल ऑफ शियर है, उसे आप लिख सकते हैं आर थीटा बाई एल। फाई है आपका आर थीटा बाई एल, ठीक है, ये आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे अगर हम ट्विस्ट करते हैं यानी मरोड़ते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करते हैं मरोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क चाहिए, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट, तो टाउ ट्विस्ट करने के लिए टाउ इक्वल्स टू सी थीटा। ये फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया होगा, टाउ इक्वल्स टू सी थीटा। तो ये आ गया, और यहाँ सी को आप टाउ अपॉन थीटा भी कह सकते हो। तो ये जो सी है, इसे सी को टॉर्सनल कांस्टेंट, सी को टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई होगी जब मैंने स्प्रिंग के बारे में आपको बताया होगा, ठीक है। तो सी है आपका टॉर्सनल कांस्टेंट, या एक और नाम दे सकते हैं, और एक नाम दे सकते हैं टाउ अपॉन थीटा, यानी टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, सी को। तो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूं आपको, जब हमने एनएलएम पढ़ा था उस समय मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, याद हो तो थोड़ा सा हम जरा रिलेट कर लेते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये एक तार है, ध्यान से समझिएगा, इसको अभी रिलेट करेंगे। तो स्प्रिंग का के, और यहाँ पे फोर्स एफ इक्वल्स टू के एक्स, और तार के केस में ये तार है तो इसमें के इसका हमने पढ़ लिया वाई ए बाई एल, एफ इक्वल्स टू के एक्स। तो तार को अगर हम खींच रहे हैं तो आप इस स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से सिलेंडर को जब हम मरोड़ रहे हैं ना, तो आप इसको जब मरोड़ रहे हैं तो इस सिलेंडर का जो ट्विस्ट है, जैसे ये सिलेंडर है ये, और इसका जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो हम ये वाली एक स्प्रिंग मैंने आपको बताई थी, ये स्प्रिंग को तो हम बोलते हैं हेलिकल, याद होगा, हेलिकल स्प्रिंग। और इस वाली को क्या बोलते हैं, स्पाइरल, इसे बोलते हैं स्पाइरल। तो इसे मरोड़ते हैं, जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, चाबी वाले खिलौने, तो उनमें ऐसी स्प्रिंग लगी होती है, पहले भी बताया था, स्पाइरल, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट, ऐसे ही सिलेंडर को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल्स टू सी थीटा, टाउ इक्वल्स टू सी थीटा। तो सी को टाउ अपॉन थीटा यानी टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है। पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ज्यादा डिटेल में बोलना है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कह लो, या शॉर्ट में बोलना है तो पर यूनिट ट्विस्ट, या फिर आप कह सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो ये जो सी, जैसे ये स्प्रिंग की के, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, वायर का फोर्स कांस्टेंट वाई ए बाई एल वायर का, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसी तरह से ये सी मटेरियल के साथ साथ उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा वायर पे। जैसे ये वाला वायर के केस में मटेरियल तो वाई हो गया, बाकी एरिया और लेंथ, इस वायर के एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है ये के।
वाई के अलावा, मटेरियल के अलावा। इसी तरह से ये जो सी है, सी भी मटेरियल के साथ साथ ये उसकी थिकनेस, मोटाई तार की जो इस्तेमाल हुआ है ये वाला, और इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फिर हम आगे एक फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे इसी में। पहले ये नोट करो आप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैं जो सी बता रहा था, सी इज द प्रॉपर्टी, सी इज द प्रॉपर्टी, थोड़ा साइन में चला गया। सी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल एंड property of material as well as dimensions of wire। और सी का जो फॉर्मूला, जैसे ये है ना, के का फॉर्मूला वाई ए बाई एल है, के का फॉर्मूला वाई ए बाई एल है, उसी तरह से सी का फॉर्मूला ईटा, वाई की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ईटा। ईटा को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा, और पाई आर टू दी पावर 4 अपॉन 2l। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, फॉर्मूले को। सी है आपका ईटा पाई आर की पावर 4 अपॉन 2l, और आप इसे इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो। इस फॉर्मूले में हम देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू वाई ए बाई एल। और अगर आप गौर करें तो वायर अगर सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल का एरिया अगर आप रखोगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। यहाँ ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, वाई की जगह क्या आ गया, ईटा, ये एरिया ए की जगह पाई आर की पावर 4 आ गया, और यहाँ पे एल आता है, यहाँ पे 2l है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट, आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी आ गया ईटा पाई आर की पावर 4 बाई 2l, बाई 2l। ठीक है, ये आ गया। इक्विवेलेंट लिखा, इक्वल नहीं है, इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी भर जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसे ही एक तार को मरोड़ दो तो उसके अंदर भी एक एनर्जी भर जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर में, के की जगह सी आ जाएगा ये वाला। और एक्स तो खींचते थे, यहां मरोड़ रहे तो एंगल आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ वायर। तो जो वर्क होगा, वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ वायर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इज स्टोर्ड in the form of potential energy। Work done in twisting a wire is stored in the form of potential energy। तो जो W है यही डेल्टा U के बराबर, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ C थीटा स्क्वायर।
हाफ सी थीटा स्क्वायर जब मरोड़ रहे हैं एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर वैसी स्प्रिंग होती है हेलिकल वाली तो फॉर्मूला ये होता है W डेल्टा U का हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या है, आप मरोड़ रहे हैं थीटा के एंगल से, तो मरोड़ने में हाफ सी थीटा स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को खींच के छोड़ो तो वापस आ जाती है ना, वापस आ जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी जीरो हो जाती है। ऐसे एक तार को मरोड़ के छोड़ दो तो वापस लौटाएगा, वापस लौटाएगा। ठीक है, कभी हो सकता है बचपन में आपने झूले वगैरह में कभी छत से जैसे होता है तो झूले में आपने देखा होगा लपेटे ऐसे करके टर्न कर लो, बचपन में बच्चे करते, घर में कोई झूला वगैरह लगा हो, कभी आप भी हो सकता है आपको मौका मिला हो झूले में बैठने का, घूमने का, मतलब घर वाला झूले की बात कर रहा हूँ, वो नहीं मेले वाले झूले की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में होता है ना, बहुत से बच्चे आपके घर में भी हो सकता है वो होगा, झूला एक होता है स्विंग वगैरह, तो उसमें बैठ जाते, तो बैठने के बाद आपने ऐसे करके टर्न वगैरह लिया होगा इस तरह से। तो अगर आप टर्न ले रहे हैं, एक दो टर्न लेके जब छोड़ देते तो आपने क्या देखा होगा, वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है, अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। तो वो कहाँ से आया, वो जो आपने उसमें ऐसे तार में या जो रस्सी है उसमें जब लपेटे दे देंगे तो उसमें ये एनर्जी भर जाएगी और यही एनर्जी वापस मिल जाएगी रोटेशन के फॉर्म में, वो ऐसे ऐसे अनवाइंड होने लगेगा। जैसे स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर ब्लॉक जोड़ दिया और स्प्रिंग को दबा के छोड़ दो तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ब्लॉक को वापस मिल जाती है किस फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आई स्प्रिंग वाली, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर है ना। और यहाँ पे अगर आप उसको मरोड़ दोगे ऐसे करके और जब छोड़ोगे तो अनवाइंड होगा, तो ये वाली एनर्जी रोटेशन वाली, ये हाफ सी थीटा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी और ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। हो सकता है मे भी आपने वो एक्सपीरियंस किया हो, बच्चे छोटे होते हैं करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया W और ये फॉर्मूला मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ, ये इक्वल नहीं लिखा, इक्वल ये है, ये इक्विवेलेंट लिखा है जिससे आप याद कर लो रिलेट करके। ठीक है, लिख लो। इसी में एक बहुत कॉमन सा सवाल है, इसी में एक कॉमन सा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा और उसका क्या जवाब होता है। अब ये मैंने आपको C जो था इसकी वैल्यू यहाँ बता दी। अब देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि एक गिवन मास, जैसे मान के चलिए आपको लोहा दे दिया जाए, 5 kg का लोहा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको मेल्ट करके दो रॉड बनाओ बराबर लेंथ की, लेंथ बराबर होनी चाहिए, मास बराबर होना चाहिए। तो आपने दो रॉड बनाई अलग अलग, 5-5 kg लोहा आपको दे दिया, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद एक तो सॉलिड रॉड बनाई ऐसी और एक बनाई हॉलो, अंदर से खोखली हो, लंबाई सेम है लेकिन अंदर से खोखली, तो रेडियस आउटर वाली तो ज्यादा हो जाएगी, इनर वाली अंदर से खोखली है। तो इनमें दोनों को मरोड़ने में, ट्विस्ट करने में किस में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क अभी फॉर्मूला था ना। या पूछा जाता है कि दोनों में से हॉलो वाली या सॉलिड वाली में से कौन सी ज्यादा मजबूत होगी। तो हमको नॉर्मली ये लगता है कि जो सॉलिड वाली होगी वो ज्यादा मजबूत होगी। ध्यान रहे मटेरियल बराबर दिया है जिससे कॉस्ट बराबर आए, मास बराबर है, लेंथ बराबर है, लेकिन एक सॉलिड है और एक हॉलो है। तो हॉलो वाली जो होती है ना रॉड, वो ज्यादा मजबूत होगी या उसे मरोड़ने में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जब आप हॉलो के लिए C कैलकुलेट करोगे ना तो वो सॉलिड वाले से ज्यादा आएगा, निकल के निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना। ये सवाल पूछा जाता है तो क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। टू रॉड्स ऑफ सेम मास होना जरूरी है, सेम मास सेम लेंथ
two rods of same mass, same length and same material. Same material, ठीक है, but one is solid, एक solid है and other is hollow. One is solid, other is hollow. Then hollow rod या hollow shaft भी कह सकते हैं आप इसको. Hollow rod is more stronger, ज्यादा मजबूत होती है, more stronger than a solid rod. ठीक है. Other is hollow, then hollow rod is more stronger than a solid rod because C solid या C hollow का जो C आएगा, C का मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट is greater than C solid. C hollow जो है वो C solid से ज्यादा होगा. और आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, C का फॉर्मूला था टाउ अपॉन थीटा. तो C का और एक नाम क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. यानी यूनिट ट्विस्ट करने के लिए, 1 डिग्री ट्विस्ट करने के लिए C अगर ज्यादा है किसी का, हॉलो का ज्यादा है सॉलिड से, यानी 1 डिग्री ट्विस्ट करने के लिए सॉलिड से हॉलो में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा. C इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. तो उसे मरोड़ने में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा. 1 डिग्री से दोनों को मरोड़े तो उसमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये मतलब है इसका. ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट, टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट is more for hollow rod कह देते हैं, या कई बार शाफ्ट भी कह देते हैं, शाफ्ट. ठीक है, कई बार शाफ्ट भी बोल देते हैं. ठीक, तो ये आप नोट कर लें. ये तो पार्ट हो गया टॉर्शन ऑफ सिलेंडर को लेके, जो अभी आज हमने शुरू किया. उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब मैंने बता दिया. एक छोटी सी चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोई एक आध सवाल कोई मिल जाता है उसमें भी, वो और मैं बताता हूँ. फिर ये चैप्टर हमारा अभी खत्म हो जाएगा. फिर हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे आज ही. ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो. ठीक है, हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसके बाद डिप्रेशन इन बीम. डिप्रेशन इन बीम, बीम आप समझते हैं, घर बिल्डिंग उनकी छतों में जो बीम लगाया जाता है, बीम अब समझ गए होंगे आप. कंक्रीट की बनाई जाती है, घर हो बिल्डिंग हो, बड़े बड़े हॉल होते हैं,
उनमें बीम लगाई जाती है, ठीक है। और भी और अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप पुल वगैरह जो देखते हो, ब्रिज, ओवर ब्रिज, उनके नीचे भी आपने देखे होंगे बीम बनी होती है। और हम यहाँ मेनली पुल की ही बात करेंगे, क्योंकि घर में जो बीम होती है वो नॉर्मली इस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की। घर में जो बीम होती है वो इस तरह की रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, ऐसी ऐसी, है ना। लेकिन आपने पुल वगैरह में नोटिस किया है? अगर नोटिस नहीं किया तो कल आओ, या कल कोचिंग आओ या जाओ, तो वहीं पास में ही खंडारी वाला पुल है, आप वहां नोटिस करना। जो पुल में बीम होती है उसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, ऐसी। सामने से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन व्यू इस तरह का, और ये ऐसे करके इस तरह के आकार की होती है। और मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जो शेप है, ऐसी शेप आप देखिए पुल के नीचे जो बीम लगे होते हैं उनमें आपको इस तरह की शेप मिलेगी। तो सामने से देखें इसका क्रॉस सेक्शन, तो इंग्लिश का आई लेटर जो होता है, इंग्लिश का आई के जैसा है ये। तो ऐसी क्यों बनाते हैं वी, ऐसी क्यों नहीं बनाते? घर में तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि घर में थोड़ा सा सिमेट्री और वो प्रॉपर दिखने में लगे, इसलिए। लेकिन सरकारी काम होते हैं तो उनमें कॉस्ट को भी देखना होता है, कॉस्ट को रिड्यूस भी करना होता है, और मजबूती प्रॉपर रहे लेकिन कॉस्ट रिड्यूस हो। घर में क्या है कि घर में ये इस तरह का बीम लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कॉस्ट का इश्यू नहीं है, और दिखना अच्छा चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे या पुल वगैरह होंगे तो वहाँ कॉस्ट भी देखनी है, मजबूती भी देखनी है। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, मजबूती बढ़ जाती है क्या? यस, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। कैसे, उसको जरा समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो मैं हटा देता हूँ। अब देखिए एक बीम को मैं यहाँ बना दूं, ऐसे हो गई, मान लीजिए वजन डाला, और वजन डालने से बीम ऐसे बेंड हो गई, ऐसे कुछ ज्यादा ही दिखा दिया मैंने, इतना ज्यादा बेंड नहीं होगी बीम, बेकार ही हो जाएगी, पर फिर भी मान लो। और ये हमने इसमें यहाँ पे एक लोड लटका रखा है, ये डब्लू लोड है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये एल है, बीम की एल। ये ये इसकी चौड़ाई है बी, और ये इसकी डेप्थ है, ये वाली, ये डेप्थ डी, डेप्थ डी, ये डेप्थ, ठीक है। और ये विड्थ बी, और ये जो बीच में झुक गई है, ये इसे डेल्टा लिख रहा हूं, ये डेल्टा यही है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है झुकाव। तो बीम कितना झुक गई है, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन बीम, ये। और इसका मेन यूज कहाँ है, इंजीनियरिंग वगैरह में। जब इंजीनियर बीम वगैरह तैयार करता है तो वो ये सब चीजें कैलकुलेट किया जाता है। अभी जैसे देखिए आप आगरा में, आपको पता है मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी इधर अपनी साइड तो आया नहीं, लेकिन उधर ताजगंज साइड में काम चल रहा है। और अभी यहाँ पे भी अपनी साइड में भी नियरेस्ट आरबीएस कॉलेज है, तो वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो गया। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग का वर्क होता है, जमीन की मिट्टी की जांच होती है, कितना पानी ये रिटेन कर सकती है, उसके बेसिस पे फिर बीम सारी कैलकुलेशन करके फिर बीम बनाया जाता है। आपको लग रहा है कि मान के चलिए कि जो सदर में बीम बनाया होगा और आगरा कॉलेज में बनाया होगा आरबीएस पे या खंडारी पे भी वैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है, तो पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसकी पानी की रिटेन क्षमता, या उसमें पोरोसिटी कितनी है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे बीम को बना के पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसे तोड़ के फिर नया बनाया जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि पुल वुल जब बनाए जाते हैं, उससे पहले जमीन में गड्ढा करके उसमें एक पिलर डाल दिया जाता है, बनाया जाता है, फिर उस पिलर को तोड़ दिया जाता है निकाल के, फिर दोबारा से बनाया जाता है। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये बनाया था, कभी कई बार निकले होंगे तो बड़े बड़े पिलर जमीन में डाल दिया, कंक्रीट सीमेंट, और फिर कई बार देखा होगा क्रेन से उसको ऐसे ठोका जाता है, और कुछ दिन के बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया जाता है बेकार, फिर दूसरा बनाया जाता है। तो वो एक्चुअली टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, मिट्टी की जांच होती है, कितना लोड बियर कर सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं लॉन्ग टाइम में वो जमीन धंस जाएगी, ये सब चीजें। ऐसे ही ये बीम का है, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन है इसका बीम का, इसके लिए मैं केवल आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है, केवल एक फॉर्मूला डिप्रेशन का, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन बीम का एक फॉर्मूला, तो इसमें अभी जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाए, पैरामीटर में आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये बी इसकी विड्थ है, डी डेप्थ है ऊपर से, ये थोड़ा मैंने डिप्रेशन ज्यादा दिखा दिया, ये डेप्थ है,
ये बी है, ये वेट डब्ल्यू हमने लटका दिया और ये लेंथ है, ये डिप्रेशन है, ठीक है। और ये बीम मैंने अभी जो बनाई है वो कैसी है, बीम ये रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली भी हो सकती है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल क्यू 4 y b डी क्यू। यहाँ पे कुछ बातें नोटिस करने की है जिन पे आपको गौर करना चाहिए। डब्ल्यू एल क्यू 4 y b डी क्यू। अब यहाँ पे देखिए, ज्यादा लोड लटकाओगे ज्यादा डिप्रेशन आएगा, ज्यादा लेंथ होगी तो डिप्रेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। वाई ज्यादा होगा, वाई यंग्स मॉडुलस, तो डिप्रेशन कम आएगा। जैसे स्टील की बीम है तो स्टील का जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, स्टील का डिप्रेशन कम होगा, वाई क्योंकि ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें तो ठीक है, इतनी खास नहीं है। यहाँ पे गौर करने की दो बातें हैं, एक ये बी और दूसरा डी। ये वाला जो बी आप देख रहे हैं, ये बी इसकी चौड़ाई है, तो बीम की चौड़ाई बी ज्यादा होगा तो ये डेल्टा कम होगा, एक बात। दूसरा, अगर आप डेप्थ बढ़ाते हो ये वाली, तो डेप्थ बढ़ाओगे तो भी डेल्टा कम होगा। लेकिन यहां जैसे मैंने कहा ना, दो बातें गौर करने की है कि डिप्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी बी और डिप्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू। अब यही से मेन काम है जो समझने का है कि अगर मैं ये बीम मैंने बनाई और बीम बना के विड्थ को बढ़ाने का सोचा, तो विड्थ अगर मैं डबल करूंगा, डबल, तो डिप्रेशन आधा हो जाएगा, ध्यान देना। और अगर ये डेप्थ, ये वाली जो डेप्थ है बीम की ऐसे करके, वो डेप्थ अगर मैं बढ़ाऊंगा, 2 गुना कर दूंगा, तो डिप्रेशन 8 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/8 रह जाएगा। आप मेरी बात समझे, यहाँ पे अगर मैंने बी को 2 गुना किया तो डिप्रेशन आधा, और यहाँ इसे 2 गुना करूंगा तो डिप्रेशन 1/8। तो इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है कि नहीं, इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी कि एक बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन सामने से देख रहे हैं, लंबाई नहीं दिखाई मैंने, मैंने सामने से दिखाया है। एक बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसे है और इसको ऐसे लगाऊं मैं, या फिर इसे लिटा के लगाऊं ऐसे, ये इसकी डेप्थ है और ये इसकी विड्थ है। अब इसी बीम को अगर मैं ऐसे ना लगा के, ये सामने से देख रहे हो आप, लंबाई नहीं दिखाई मैंने इसकी, सामने से केवल क्रॉस सेक्शन व्यू आ रहा है, तो ऐसे लगाने में फायदा होगा। वही बीम है, एक ही बीम है, पर इंजीनियर मान के चलिए कहीं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कराया, ऐसे ही कहीं से भी इंजीनियरिंग कराया, और उसने बीम ऐसे ना लगवा के ऐसे लगवा दी, बोले चौड़ा है इसमें फायदा रहेगा, मजबूती ज्यादा होगी, तो वो बेवकूफ है। मटेरियल तो उतना ही लगा, लेकिन उसने क्या किया, डेप्थ कम कर दी और विड्थ बढ़ा दी। नो डाउट विड्थ बढ़ाने से फायदा हुआ, पर डेप्थ इसके मुकाबले घटा के इसने नुकसान कर लिया। तो अगर बीम को रखना ही है तो ऐसे ना रख के ऐसे रखना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यहां से साइड से ये मटेरियल कम कर दिया जाता है, ऐसे करके, ऐसे। आपने देखा होगा पुराने घरों में लोहे की छत जो होती थी, उसमें लोहे के गाटर होते हैं, गाटर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में गिरडर कहते हैं। तो वो आपने देखे होंगे, इसी तरह के आकार के होते हैं, सबने देखे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, तो रेल की पटरियों का आकार भी ऐसा होता है, तो इसको बढ़ाया जाता है, इससे क्या मजबूती आती है। घरों में आपने देखा होगा लोहे का इतना मोटा, सोचो, गाटर लगाया जाता तो आदमी को बहुत ज्यादा कॉस्ट मकान की आती। तो आपने देखा होगा गाटर भी जो होते हैं उसमें यहां से ये हटा देते हैं, ठीक है, और बीच में ऐसा एक पतली सी रेल रखते हैं ऐसे। तो ये साइड में ऊपर तो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो इसमें पत्थर वगैरह रखे जाते हैं, तो पत्थर को सपोर्ट देने के लिए, अदरवाइज ये जो लेंथ है इसको बढ़ाने पे जोर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेप्थ बढ़ाने का फायदा हमको मिलेगा ज्यादा, बजाय कि हम विड्थ बढ़ाएं। विड्थ बढ़ाने से फायदा मिलेगा, लेकिन डेप्थ बढ़ाने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि इट इज एडवांटेजियस, it is advantageous to increase the depth than to increase the width.
इट इज एडवांटेजियस टू इंक्रीज द डेप्थ देन टू इंक्रीज द विड्थ। ठीक है, डेप्थ बढ़ाने से अच्छा है कि सॉरी विड्थ बढ़ाने से अच्छा है कि डेप्थ बढ़ाई जाए। ठीक है, और यही कारण है कि जो रेलवे लाइन के जो गाटर होते हैं या जो ब्रिजेज में बीम होती हैं या पुराने घरों में जो आपने देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि देखे ही ना हो, आजकल तो लेंटर के मकान होते हैं, लेंटर वगैरह लगा होता है, लेकिन पहले मकानों में ऐसे लोहे के ये मिल जाएंगे, पुरानी बिल्डिंग वगैरह में भी आप जाओगे देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज वाई दैट इज वाई बीम्स इन ब्रिजेज बीम्स इन ब्रिजेज। ठीक है, रेल्स, रेल मतलब पटरी, और हम जो अपनी आम भाषा में गाटर कह देते हैं, वो एक्चुअल में गिरडर होता है इंग्लिश में। गाटर तो हम ऐसे शब्द बिगड़ जाता है, बोलते बोलते तो बोल देते हैं। तो गिरडर आर ऑफ शेप ऑफ इंग्लिश लेटर आई, इंग्लिश का जो लेटर होता है आई उसके आकार का होता है। ठीक है, यही इसका फायदा है। ठीक है, यही इसका फायदा है। दैट इज वाई बीम्स इन ब्रिजेस रेल्स गिरडर आर ऑफ शेप ऑफ इंग्लिश लेटर आई। नोट कर ले, टाइम खत्म होगा थोड़ी देर में, हम इस ये लास्ट है, बस यही बताना था ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में भी मेन चीज जो थी ध्यान देने की, वो ये दो फैक्टर्स थे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, ये चैप्टर आपका इलास्टिसिटी खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब इसके बाद इसमें हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी 8 बजे तक, जैसा मैंने आपको बताया। आई विल कंटिन्यू क्लास टिल 8 PM। आप इसको नोट कर लो, अभी हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप नोट कर लिया होगा। अभी भी रह गया किसी का, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका इलास्टिसिटी यहाँ खत्म हो जाता है।